हेलो, आज हम कक्षा 8 गणित यूपी बोर्ड पर बेस्ड पढ़ने जा रहे हैं। हमारा विषय है संख्या, नंबर। संख्या के बारे में आपने सुना है, पिछली कक्षाओं में पढ़ा भी है, हम उसी को रिवाइज करने जा रहे हैं। संख्या क्या होती है, नंबर क्या होती है। आमतौर पे जब आपसे पूछा जाए तो आप 1 2 3 4 5 संख्या कहते हैं, लेकिन बारीकी से देखेंगे तो संख्या में बहुत कुछ आ जाता है। संख्या को कई भागों में हम बांटते हैं। सबसे पहले तो जो 1 2 3 4 संख्या आप 1 से शुरू करके आगे गिनते हैं, कहाँ तक जा सकते हैं? अनंत तक जा सकती हैं। संख्याओं का अंत नहीं है। लेकिन ये पूरी संख्याएं जो आप 1 से शुरू करके अनंत तक गिन लेते हैं, 1 2 3 4 जहाँ तक भी, इनको हम प्राकृत संख्या कहेंगे। प्राकृत संख्या। इसी प्रकार से पूर्ण संख्या क्या होती है, इसमें देखेंगे आप जीरो नहीं है। जब विद्वानों ने बनाया होगा संख्या तो संभवतः सबसे पहले प्राकृत संख्या ही बनी होगी, लेकिन प्राकृत संख्या से काम चलता नहीं है, क्योंकि 2 में से 2 निकाल दिया तो क्या बचा, 1 में से 1 निकाल दिया तो क्या बचा, कुछ नहीं। तो उस कुछ नहीं के लिए भी संकेत बनाया गया जीरो। तो पूर्ण संख्या क्या होती है, जिसमें प्राकृत संख्या के साथ साथ जीरो भी मिला दिया जाए, यानी 0 1 2 3 4 इस तरह से जहां तक आप अनंत तक, ये पूर्ण संख्या होती है। तीसरी चीज है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं, अब यहाँ पर प्रॉब्लम थोड़ी और आ जाती है। हमने कहा 2 में से 2 निकालें तो क्या बचेगा, जीरो। जीरो की खोज हो गई, जीरो एक संकेत बनाया गया, जीरो बचेगा। लेकिन 2 में से 5 निकालें तो क्या बचेगा, 2 तो है ही, 2 में से 2 ही निकल सकता है, 5 कैसे निकल सकता है। किसी टोकरी में 2 केले हैं और हमने कहा 5 केले निकाल लो, तो नहीं निकाल पाएंगे ना। 2 केले तो निकाल लेंगे, बाकी 3 केले और आपको निकालने हैं, लेकिन 3 केले उसमें है नहीं, तो आप कहेंगे 3 केले कम पड़ रहे हैं, हम नहीं निकाल पा रहे हैं। ये कम पड़ना, कम होना पूर्णांक की ओर संकेत करता है। इस कम के लिए भी एक संकेत बनाया गया कि इन संख्याओं को, प्राकृत संख्याओं को माइनस लगा के लिखा जाए, निगेटिव करके किया जाए। तो इस तरह से पूर्णांक जो हुए वो हमारे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाए गए कि 0 1 2 3 सो ऑन। ये तो आपने अभी तक जाना, किंतु अभी हमने बताया कि जब घट रहा हो तो उसको कैसे दिखाया जाए। तो उसको पीछे की ओर चलें, यानी 0 से और कम। तो 0 से और कम के लिए संकेत बनाया गया कि इन्हीं संख्याओं को, प्राकृत संख्याओं को ही माइनस लगा के लिखा जाए। अर्थात 0 से अगर 1 कम है तो उसको हम -1 लिखेंगे, 0 से 2 कम है तो -2 लिखेंगे, 0 से 3 कम है तो -3 लिखेंगे। इस तरह से आप पीछे भी, अब रास्ता मिल गया, अनंत तक आप जा सकते हैं। तो पूर्णांक क्या हुए, इनको सामान्यतः हम समझें तो प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याएं ये मिलके इनका निगेटिव भी, प्राकृत संख्याओं का निगेटिव भी मिला दिया जाए तो वो पूर्णांक होती हैं। बट ध्यान रहे, 0 का निगेटिव नहीं होता है, 0 तो 0 है, कुछ नहीं है। बाकी प्राकृत संख्याओं का अगर निगेटिव भी लिख लिया जाए तो वह पूर्णांक होते हैं।
पूर्णांक कुल कितने होते हैं? अनंत होते हैं, क्योंकि पता नहीं कहाँ से शुरू है और कहाँ खत्म है। किंतु एक चीज ध्यान दीजिए कि प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू है ये पता है, एक से अनंत तक, अंत नहीं पता है। इसी तरह से पूर्ण संख्या 0 से शुरू होके अनंत तक, इसका भी प्रारंभ हमें पता है, लेकिन पूर्णांक का न तो प्रारंभ पता है न तो अंत पता है। ये पूर्णांक होते हैं। अब यहाँ पर पूर्णांक को हम दो भागों में बांटते हैं। आप देख रहे हैं ये जो 1 2 3 है, 1 2 3 अनंत तक, ये धन पूर्णांक कहलाएंगे। इनके पहले धन लगा हुआ है। आप कहेंगे धन तो नहीं लगा है, तो ये भी जाने कि जिन संख्याओं को हम माइनस लगा के नहीं प्रदर्शित करते तो उन्हें पॉजिटिव ही मानते हैं। धन को दिखाना जरूरी नहीं है, बिना धन लगाए भी ये धन माने जाएंगे, ठीक है। और ऋण पूर्णांक क्या होते हैं? -1 -2 -3, ये ऋण पूर्णांक होते हैं। तो इस तरह से पूर्णांक जो हुए वो प्राकृत संख्याएं और उनका निगेटिव, ये पूर्णांक हुए। पूर्णांक धनात्मक या ऋणात्मक दो तरह के होते हैं। अब आइए एक प्रॉब्लम और आती है। इतनी प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई, लेकिन अभी प्रॉब्लम और है। अब जैसे मान लीजिए -3/5, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई? सॉल्व तो हो जाएगी, लेकिन इनका रिजल्ट क्या होगा? पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, यह भी समझने की बात आई। तो यहां हम समझते हैं कि प्लस जो पॉजिटिव संख्या होती हैं उनका अगर मल्टीप्लाई निगेटिव संख्या से करें, यानी इनको हम विषम कहेंगे, चिन्ह अनइवन, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, समान चिन्ह न हो तो इनका गुणनफल हमेशा निगेटिव होगा, यानी जो संख्या प्राप्त होगी वो ऋणात्मक होगी। और अगर दोनों चिन्ह समान हैं, दोनों संख्याएं या तो पॉजिटिव पॉजिटिव हैं और या तो निगेटिव निगेटिव हैं, तो इनका गुणनफल हमेशा पॉजिटिव ही होता है। ये चीज ध्यान रखने की है कि अगर चिन्ह समान है, चाहे वो माइनस ही हो, दोनों निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, तो उनका गुणनफल पॉजिटिव जो संख्या प्राप्त होगी। जैसे अब 5 में हमें ऋण 3 आना है, तो ऋण 3 में गुणा कर, ये धनात्मक है तो ऋणात्मक से गुणा करेंगे तभी ऋण आएगा, अर्थात हमारा आंसर निगेटिव में आने वाला है। अब 5 में कितने से गुणा करें? 1 से करेंगे, 5 1 कम 5, 2 से करेंगे 5 दूना 10, 3 तो आएगा ही नहीं 5 में, 5 के पहाड़ा में 3 नहीं आता, 5 1 कम 5 से शुरू ही होता है। अर्थात और कोई संख्या हो, छोटी संख्या हो तब काम चलेगा। इन छोटी संख्या को भिन्नात्मक संख्या कहते हैं। आप कहेंगे 0.6 में गुणा करें तो 5 6 30, आप सामान्यतः जैसे भाग देते हैं, 3 में भाग देते हैं तो आप दशमलव लगाते हैं तब 0 बढ़ाते हैं, तो ये दशमलव को भिन्न कहते हैं। तो भिन्नात्मक संख्याएं जो हैं उनको भी ले लिया जाए तो ये सब मिला करके चौथे नंबर पर परिमेय संख्याएं आती हैं।
परिमेय संख्याएं, यह एक परिमेय संख्या है। ऋण 3/5 परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से इन संख्याओं के बारे में आपने रिवाइज किया, थोड़ा बहुत जाना कि संख्याएं क्या होती हैं। अब हम परिमेय संख्याओं के गुण पर चर्चा करेंगे। अभी आपने समझ लिया कि जितनी भी संख्याएं हैं 0, 1, 2, 3, 4 और इनका निगेटिव और भिन्नात्मक सबको मिला लें तो परिमेय संख्याएं हुई। अब परिमेय संख्याओं के गुण क्या हैं? हम सबसे पहले पूर्णांकों पर नजर दौड़ाएं तो हम देखते हैं पूर्णांक 1, 2, 3, 4 जिनको आप कह रहे थे, इनको यदि हम जोड़ें तो क्या होगा? 2 और 2 4, 2 एक पूर्णांक है और 2 भी पूर्णांक है तो 4 भी पूर्णांक आया। 3 और 2 5, 3 भी पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है, 5 आया। इस तरह से 0 और 5 जोड़े तो 5 आया। 0 भी पूर्णांक है, 5 भी पूर्णांक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब दो पूर्णांकों को जोड़ा जाए या चाहे जितने पूर्णांकों को जोड़ा जाए तो योगफल भी पूर्णांक आता है। तो परिमेय संख्याओं का एक ये भी हमने पूर्णांकों के बारे में ये गुण देखा कि अगर इन संख्याओं को पूर्णांकों को जोड़ा जाए, योग किया जाए तो योगफल पूर्णांक ही होता है। इस प्रकार हमें एक नियम मालूम हुआ। तो पहला गुण इस प्रकार से हुआ कि पूर्ण संख्याओं का योगफल भी पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या ही होती है। अब इसी तरह से हम निगेटिव में देखें, यानी व्यवकलन करके घटाना करके देखें तो क्या होगा? 2 में से 1 घटाए तो 1 प्राप्त होगा, ये पूर्ण संख्या है। अभी हमने बताया पूर्ण संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4 ये सब पूर्ण संख्याएं हैं। 1, 2, 3, 4, 5 ये प्राकृत संख्या है, 0 भी मिला लिया तो पूर्ण संख्या है। अब अगर 2 में से 3 घटाएं तो -1 आता है। -1 एक पूर्ण संख्या नहीं है, ये पूर्णांक तो है, पूर्ण संख्या नहीं है, ऋणात्मक पूर्णांक है। तो हम पूर्ण संख्याओं के बारे में कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं का जो व्यवकलन होता है, घटाना होता है, वो हमेशा पूर्ण संख्या नहीं होता। इस प्रकार से दूसरा नियम हमें मालूम होता है कि पूर्ण संख्याओं का अंतर सदैव पूर्ण संख्या नहीं होती है। ये चीज हमें समझ में आया। अब इसी प्रकार से गुणन देखें। गुणन में संख्याओं का गुणा करेंगे, 2 में 2 का 4 होगा, 2 में 3 का 6 होगा जो कि पूर्ण संख्या है। 1 में 0 का करें, 0 आएगा। किसी भी संख्या में 0 से गुणा करें तो 0 आता है। इस प्रकार 0 भी तो पूर्ण संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि गुणनफल में तीसरा नियम हमें ये पता चलता है कि यदि पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या से गुणा करें तो पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी। अर्थात तीसरा नियम हमें प्राप्त हुआ कि पूर्ण संख्याओं का गुणनफल भी सदैव पूर्ण संख्या होती है। अब भाग के बारे में देखें, क्या हमेशा भाग देने पर पूर्ण संख्या आएगी? हमने 6 में 2 से भाग दिया तो 3 आया, पूर्ण संख्या। लेकिन अगर 6 में हम 0 से भाग देते तो 0 भी पूर्ण संख्या है। 0 से भाग देंगे तो क्या होगा? आप में से बहुत लोग बोल रहे हैं 0 होगा। नो, 0 नहीं होगा। 0 में 9 से गुणा करें तो भी 0 आता है। तो 0 में 9 बार ले गए, 0 आया, घटाया तो 6 बचा। फिर 9 बार ले गए, 0 9 0, फिर घटाया 6 आया। फिर 9 बार ले गए, फिर घटाया 6 आया। फिर 9 बार ले गए, फिर 0 घटाया
फिर 6 आया। यानी कि 0 से जब किसी दूसरी पूर्ण संख्या में भाग देंगे तो अनंत, कोई अंत नहीं है, संभव नहीं है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं भाग देने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होने की गारंटी नहीं देती, क्योंकि अभी आप 5 में 6 से भाग देंगे तो क्या होगा, तो भी पूर्ण संख्या नहीं आएगा, क्योंकि पूर्ण संख्या तो 0 1 2 3 4 है, और 0 1 2 3 4 इसमें आने वाला नहीं है, इसमें तो दशमलव आ जाएगा, यानी भिन्न आ जाएगी। तो पूर्ण संख्याओं का एक गुण हमें यह भी प्राप्त होता है कि पूर्ण संख्याओं का यदि भाग किया जाए तो हमेशा पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती हैं। इस प्रकार हमें तीसरा नियम मालूम हुआ कि पूर्ण संख्याओं का भागफल सदैव पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो हमें पूर्ण संख्याओं के बारे में अब 4 गुणधर्म पता चले कि पूर्ण संख्याएं योगफल पूर्ण संख्या ही देती हैं। तो इसको हम कहेंगे कि पूर्ण संख्याएं योग क्रिया के लिए समृद्ध हैं, इस तरह से बोलते हैं, यानी पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी। हम व्यवकलन के लिए अर्थात घटाना के लिए बोलते हैं कि पूर्ण संख्याएं व्यवकलन के लिए समृद्ध नहीं है, यानी इस बात की गारंटी नहीं देती कि हमेशा पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी। इसी प्रकार गुणनफल के लिए कहेंगे पूर्ण संख्या हमेशा प्राप्त होती है, तो हम कहेंगे पूर्ण संख्याएं गुणनफल के लिए समृद्ध हैं। इसी प्रकार पूर्ण संख्याओं का भागफल सदैव पूर्ण संख्या नहीं होती, तो आप कहेंगे पूर्ण संख्याएं भाग क्रिया के लिए, डिवीजन के लिए समृद्ध नहीं है। इस प्रकार से पूर्ण संख्याओं के गुणधर्म आपने देखा। ओके, थैंक यू वेरी मच।